नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी कक्षा 10वीं में स्पर्श के गद्यखंड से पाठ ए बड़े भाई साहब के प्रश्न प्रस्तुत। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बड़े भाई साहब पाठ के सारांश बताया था कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब हमेशा अपने छोटे भाई को समझाते थे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, अनुभव जरूरी है, परंतु बार बार वे ही फेल हो जाते थे कक्षा में और छोटे भाई उनके पास हो जाते थे। परंतु अंत में उनको यह मानना पड़े कि खेल कूद जरूरी है शिक्षा के साथ साथ। आइए दिए गए इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम जानेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर 25 से 30 शब्द वाले जो उत्तर लिखने वाले जो प्रश्न हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो जैसा कि आपको वीडियो में बताया था, वे बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते थे और सोचने लगते थे कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा, अपने बड़े भाई साहब को शिकायत का मौका नहीं देगा। परंतु उनका स्वभाव स्वच्छंद था, टाइम टेबल का वह पालन नहीं कर पाया क्योंकि उनको पढ़ाई के समय हरे भरे मैदान, फुटबॉल, वॉलीबॉल और मित्रों की जो टोलियां हैं वह याद आने लगती थी और उनके साथ खेलने के लिए चल देते थे। तो टाइम टेबल बनाते समय वे सोचते थे मगर उनका पालन नहीं कर पाते थे। प्रश्न दूसरा देखेंगे। जब एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई का सामना बड़े भाई से हो जाता है। उसे देखते ही बड़े भाई साहब उससे पहले डांटने फटकारने के बाद समझाते हैं कि एक बार कक्षा में अव्वल आने का मतलब ये नहीं है कि घमंड करने लगो। रावण जैसे शक्तिशाली लोग भी घमंड के कारण ही डूब गए और बर्बाद हो गए। इस प्रकार से समय नहीं बर्बाद करना चाहिए और उनको घर चले जाना चाहिए। उसे पिता की कमाई को ऐसे खेल कूद में बर्बाद करना शोभा नहीं देता है, ऐसा समझाने लगे। इस प्रकार से वह आक्रोश प्रकट करते हुए बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाने लगते हैं। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। तो बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि वह बड़ा था और बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। नैतिक कर्तव्यों का उनको ज्ञान था। यदि वह खुद गलत काम करेंगे तो छोटे भाई भी गलत करने लगेंगे। ऐसे कर वह बड़े होने के नाते अपने मन की सारी इच्छाओं को दबाते थे। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों सलाह देते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ाई के लिए परिश्रम करने की सलाह देते थे। उनका कहना यह था कि एक बार परीक्षा में यदि अव्वल आ गए तो बार बार अव्वल आए या प्रथम आए ऐसा नहीं हो सकता। घमंड और जल्दबाजी में पढ़ाई पूरी न करते हुए पढ़ाई के जो नींव हैं उनकी मजबूती की ओर ध्यान देना चाहिए। हमेशा अध्ययन करना चाहिए। खेल कूद से ध्यान हटाकर मन की इच्छाओं को दबाने की सलाह हमेशा देते रहते थे। ये बड़े भाई साहब छोटे भाई को ऐसा, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। तो बड़े भाई साहब फेल होकर कुछ नरम तो पढ़ ही गए थे, जिसका छोटे भाई ने गलत फायदा उठाना चालू कर दिया। अब छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई, पढ़ने लिखने के अलावा खेल कूद में अपना सारा समय लगाने लगा। उसको लगने लगा कि वो पढ़े या ना पढ़े परीक्षा में तो पास हो ही जाएगा। उसके मन में अब बड़े भाई के प्रति आदर कम होने लगी और डर की भावना भी कम होने लगी। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। इनके उत्तर लिखने की शब्द सीमा है 50 से 60 शब्द। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए।
मेरे अनुसार या आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना तर्क जो है उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मेरे अनुसार बड़े भाई साहब की डांट फटकार का ही अप्रत्यक्ष परिणाम था कि छोटा भाई कुछ नियमों का पालन करता था, साथ साथ पढ़ाई भी करता था, खेलकूद के साथ साथ, तो वह कक्षा में अव्वल आया। छोटे भाई को वैसे भी पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेलकूद ज़्यादा पसंद थे। ये तो बड़े भाई साहब उन पर अंकुश रखते थे हमेशा। वह घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर लेता था, जिसके कारण वह परीक्षा में अव्वल आ जाता था। यदि बड़ा भाई उनको स्वच्छंद छोड़ देते तो हो सके वो बिगड़ भी सकता था। इसलिए बड़े भाई साहब की जो डांट फटकार थी वह आवश्यक थी। इस प्रकार से आपके जो विचार होंगे उनको अपने शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न 7। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है। कौन सा? क्या आप उनके विचार से सहमत है? तो बड़े भाई साहब पाठ के अंतर्गत लेखक द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यंग से पूरी तरह सहमति प्रकट करते हुए यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बच्चे की जो मौलिकता है वह नष्ट हो जाती है, उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। पाठ में बताया गया है कि शिक्षा प्रणाली में बच्चों की व्यवहारिक शिक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। उनको सिर्फ पुस्तकी ज्ञान ही दिया जाता है। खेल कूद, संगीत, अन्य जो शिक्षा है उनको नहीं देने के कारण बच्चे की जो मौलिकता है वह नष्ट होने लगती है। बच्चों के ज्ञान कौशल को बढ़ाने के बजाय उसे रट्टू तोता बनाने पर जोर दिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। बच्चे खेल कूद करते हुए अपने विभिन्न मनोरंजन के साधनों को ग्रहण करते हुए यदि पढ़ाई करें तो उनका सर्वांगीण विकास होगा। परीक्षा प्रणाली में आंकड़ों को महत्व दिया जाता है, अंकों को, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर शिक्षा प्रणाली को कोई ध्यान ही नहीं देती। सर्वांगीण विकास के लिए उनको पढ़ाई के अलावा खेलकूद, संगीत, शारीरिक शिक्षा और कला आदि जो शिक्षा है उनका अध्ययन भी कराना चाहिए। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ ज्ञान के साथ अनुभव और व्यवहारिकता से आती है। पुस्तकी ज्ञान को अनुभव में उतारने से ही हम जीवन जी सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भले ही कोई किताबी ज्ञान न लिया हो, परंतु अपने अनुभव और व्यवहार के द्वारा उन्होंने जीवन की हर एक परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। पुस्तकी ज्ञान और अनुभव के तालमेल द्वारा ही जीवन की समझ आती है, अर्थात जो हमने पुस्तकी ज्ञान में सीखा उसको वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो? तो पहले छोटा भाई बड़े भाई को केवल उपदेशक मानता था, उनसे दूर भागता था, परंतु वह वार्षिक परीक्षा में लगातार पास होने लगा। बड़े भाई साहब फेल हो गए और जब फेल हो जाते थे तो उनके नरम स्वभाव का अनुचित लाभ उठाने लगा। एक दिन वह पतंग लूटने के लिए दौड़ रहा था। उसी समय बड़े भाई साहब ने उनको समझाया कि पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। इस प्रकार से ऐसी जब बातें जो बड़े भाई साहब उनके लिए अपना कर्तव्य निभा रहे थे कि छोटे भाई गलत रास्ते में ना जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, तो उनकी बातों को उन्होंने सुना, समझा और ये मानने का निश्चय किया कि उनके जो बड़े भाई हैं वो उनके लिए अच्छी बातें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बातें सिखा रहे हैं। तब उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताएंगे। तो बड़े भाई साहब में कौन कौन से गुण थे उनके बारे में लिखेंगे यहाँ पर। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये लगभग 4 से 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं।
तो बड़े भाई साहब बहुत ही परिश्रमी विद्यार्थी थे। एक कक्षा में 3 बार फेल हो जाने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई से अपना नाता नहीं तोड़ा। वे गंभीर स्वभाव के थे और संयमी किस्म का व्यक्तित्व भी रखते थे। अपने छोटे भाई के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते थे। खेल कूद से दूर और अध्ययनशील बने रहते थे। बड़े भाई साहब कुशल वक्ता भी थे। वे छोटे भाई को अनेक उदाहरणों द्वारा जीवन जीने की समझ देते थे। बड़ों के लिए उनके मन में सम्मान था। वे पैसों की फिजूल खर्ची को उचित नहीं समझते थे। वे अक्सर छोटे भाई को माता पिता के पैसों की पढ़ाई के अलावा खेलकूद में गंवाने पर डांट भी लगाते थे। बड़े भाई साहब मेहनती होते हुए भी अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, इसलिए वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते थे। तो ये बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं हैं। इनके अलावा अन्य विशेषताओं को आपने जो पाठ में पढ़ा उनको भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के किन अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार किताबी ज्ञान तो केवल यह होता है जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसको तो कोई भी प्राप्त कर लेता है, परंतु असल ज्ञान जब हम असल ज्ञान अनुभव से प्राप्त करने लगते हैं। हमने कितने जीवन मूल्यों को समझा, जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य, सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता की समझ को हासिल किया। ये हमारा अनुभव जितना विशाल होता है उतना ही हमारा जीवन सुंदर और सरल होता है। इसलिए बड़े भाई ने जिंदगी के अनुभव में से किताबी ज्ञान की जो ज्ञान है उनमें से जिंदगी के अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा है, ताकि हम जीवन में उनको ग्रहण कर सकें। अब देखिए अगला प्रश्न, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है। यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, उससे अंश लिए हैं। मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि सब गुप्त रूप से हल हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आप भी देखे होंगे कि आप घर में भी अपने साथियों के साथ या कहीं पे खेलने के लिए जाते हैं तो आप घर के बड़े जो सदस्य होते हैं उनको नहीं बताते हैं। इनका मतलब है कि आप उनका सम्मान करते हैं। तो इस अंश से पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई का आदर करता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षा तो हर कोई पास कर लेते हैं, परंतु सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है वह है अपने बुद्धि का, ज्ञान का विकास करना। इस पंक्ति के माध्यम से बड़े भाई साहब पाठ में लेखक प्रेमचंद ने बताने का यह प्रयास किया है कि केवल परीक्षा पास कर लेने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं यह जरूरी नहीं है। असल ज्ञान तो बुद्धि के सही विकास से होता है और बुद्धि का सही विकास अनुभव और व्यवहार से होता है, जिससे जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। यहाँ पर दूसरा दिया है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था, ऐसा छोटा भाई ने कहा है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपनी मोह माया को नहीं त्याग सकता था, उसी प्रकार छोटा भाई भी अपने खेल कूद का जो मोह था उनको त्याग नहीं कर पा रहा था। उसी को यहाँ पे लेखक ने लिखने का प्रयास किया है कि जैसे कितना भी मौत और विपत्ति सामने आ जाए, माया मोह में जकड़ा हुआ आदमी जैसे जीने की इच्छा रखता है, वैसे ही बड़े भाई से कितना भी फटकार खाता था, गुड़गिया खाता था, फिर भी वह खेलना नहीं छोड़ता था। कौन? छोटा भाई। तो ये इन पंक्तियों के अर्थ है। प्रश्न 15, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने?
इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत बनाने के लिए उसके नींव को हम मजबूत बनाते हैं, वैसे ही मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा रूपी जो नींव है उनको मजबूती देना भी बहुत ही आवश्यक है। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इसका आशय यह है कि लेखक की नज़र केवल और केवल आसमान से नीचे आती हुई पतंग पर थी। वह इस समय दुनिया जहान से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तो ये रहे इन पंक्तियों के आशय, अर्थ, जिनको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखने के हैं। बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। तो उन्होंने कहा है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे डांटते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा था। इससे पता चलता है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। तो अंतिम समय में जब छोटा भाई कनकौवा उड़ा रहा था, उनके पास से एक पतंग गुजरा, उसकी डोल लटक रही थी। लड़के पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। भाई साहब तो लंबे थे ही, बड़े भाई साहब, तो उन्होंने उछलकर उसको पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़ चल पड़े। इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा था, परंतु छोटे भाई बिगड़ न जाए इस कारण से वह उनको खेलने कूदने में अपने मन को नहीं लगाता था। प्रश्न 19, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। उन्होंने कहा, तो भाई जान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे रहते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें जहर लग रही है, परंतु ऐसे जो बातें हैं उनको बताने से पता चलता है कि जो बड़े भाई साहब है छोटे भाई का हमेशा भला चाहते थे। अब अगला प्रश्न, कथानायक की रुचि किन किन कार्यों में थी। कथानायक की रुचि खेल कूद, मैदानों की सुखद हरियाली, कनकौवे उड़ाना, कंकरिया उछालना, कागज की तितली बनाकर उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर मोटर गाड़ी का आनंद तथा मित्रों के साथ बाहर फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने में इनकी रुचि थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी रुचि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय कौन सा सवाल पूछते थे। तो वो सवाल था, कहाँ थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बार पास होने के बाद छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद हो गया, मनमानी करने वाला बन गया। बड़े भाई साहब छोटे भाई की उम्र में कितने बड़े थे। 5 साल बड़े थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। वे छोटे भाई से 4 दर्जे आगे थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो वह किताब पर कुत्ते, चिड़िया, बिल्ली, इन सब का चित्र बनाते थे, शेर शायरी लिखते थे और उनको फिर कभी कभी रचना करते निरर्थक हो जाती थी, उनको वह फेंक देते थे। तो इस प्रकार से ये रहा प्रश्न आपके बड़े भाई साहब के। इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभ्यास कार्य के लिए एक प्रश्न है। पाठ के आधार पर बड़े भाई साहब की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका उल्लेख अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।